हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने वाले हैं रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर का रिवीजन। इसकी पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस किसी भी पर्सन का एवरी ईयर डिटरमाइन करना पड़ता है, एवरी ईयर। सुनिए, एक होता है स्टेटस, एक होता है रेजिडेंशियल स्टेटस। स्टेटस का मतलब होता है कि वो पर्सन इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, तो स्टेटस का मतलब ये होता है। रेजिडेंशियल स्टेटस हम डिटरमाइन करेंगे कि वो पर्सन रेजिडेंट है इंडिया में या नॉन रेजिडेंट है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस इस तरीके से हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। रेजिडेंशियल स्टेटस एक इंडिविजुअल पर्सन का कैसे डिटरमाइन होगा, उसके लिए हम पढ़ते हैं सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। रेजिडेंट कब माना जाएगा कोई इंडिविजुअल पर्सन कि वो इंडिया में रेजिडेंट है? इसके लिए उसको एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो हम समझेंगे बेसिक कंडीशन दो है, उसमें से कोई भी एक बेसिक कंडीशन वो सेटिस्फाई करवा दे तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, तो रेजिडेंट बनने का क्या क्राइटेरिया है कि एक बेसिक कंडीशन, दो में से एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करवा दे वो इंडिविजुअल, और अगर वो दोनों में से एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करा पाता तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। इसका मतलब रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, इसमें क्लासिफिकेशन ये कहलाता है फर्स्ट स्टेज क्लासिफिकेशन। इसके लिए हमको बेसिक कंडीशन चेक करनी पड़ती है और बेसिक कंडीशन दो है। अगर एक बेसिक कंडीशन भी फुलफिल कर लेगा इंडिविजुअल तो वो रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। अब सुनिए, अगर वो रेजिडेंट इन इंडिया कहला रहा है, उसने एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी है, तो फिर हमें सेकेंड स्टेज का क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा कि वो रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया है या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया है। तो वो ओआर है या एनओआर है, ये हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा। ये कहलाता है सेकेंड स्टेज का क्लासिफिकेशन। अच्छा, इस सेकेंड स्टेज के क्लासिफिकेशन के लिए हमको एडिशनल कंडीशंस चेक करनी होंगी और एडिशनल कंडीशंस भी दो हैं। एडिशनल कंडीशंस भी दो हैं और दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे तो वो पर्सन कहलाएगा ऑर्डिनरली रेजिडेंट। और अगर एक एक एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करा रहा है वो इंडिविजुअल और या कोई एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करवा रहा है तो वो कहलाएगा नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, एनओआर। ठीक है, तो हमने बोला फर्स्ट स्टेज का क्लासिफिकेशन कहलाता है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। इसके लिए बेसिक कंडीशन चेक करनी पड़ती है। फिर पता पड़े कि रेजिडेंट है तो फिर हम रेजिडेंट का सेकंड स्टेज क्लासिफिकेशन करेंगे कि वो रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया है या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया है, और इसके लिए हमको अप्लाई करनी पड़ेगी एडिशनल कंडीशंस। और एडिशनल कंडीशंस तो दोनों के दोनों सेटिस्फाई होंगी तो ही वो पर्सन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि रेजिडेंट होने के लिए बेसिक कंडीशन चेक करनी पड़ती है और ऑर्डिनरली रेजिडेंट के लिए हमको एडिशनल कंडीशंस चेक करनी पड़ती है। और रेजिडेंट कब कहलाएगा? जब वो दो में से एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा कम से कम, और एडिशनल कंडीशन दो में से दो सेटिस्फाई करानी होंगी, तभी वो कहलाएगा ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो पहले हम फर्स्ट स्टेज का क्लासिफिकेशन समझते हैं कि वो पर्सन, वो इंडिविजुअल रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। इसके लिए हम पढ़ रहे हैं बेसिक कंडीशंस सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। अब सुनिए, नॉर्मली रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे एक इंडिविजुअल का डिटरमाइन होता है? एज पर कॉलम 1 डिटरमाइन होता है। हम चेक करेंगे उस पर्सन की ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 182 डेज की इंडिया में प्रेजेंस होनी चाहिए। मतलब उसका इंडियन स्टे ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 182 डेज होना चाहिए। अब बेसिक कंडीशन एक और है, वो भी सेटिस्फाई हो तो चलेगा। वो बेसिक कंडीशन क्या है? वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन उसका इंडियन स्टे होना चाहिए, मतलब इंडिया में प्रेजेंस होनी चाहिए। करंट प्रीवियस ईयर 25-26 में उसका इंडियन स्टे 60 दिन होना चाहिए। प्लस पास्ट 4 इयर्स में, मतलब रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर उससे पुराने पास्ट 4 इयर्स में उसकी इंडिया में प्रेजेंस, मतलब इंडियन स्टे पिछले 4 साल में कम से कम 365 दिन होना चाहिए। तो करंट ईयर में 60 दिन, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन, और रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर उससे पुराने वाले पास्ट 4 इयर्स में उसकी इंडिया में प्रेजेंस होनी चाहिए 365 दिन। और ये 60 दिन वाली बात और 365 दिन वाली बात साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यह है हमारी सेकंड बेसिक कंडीशन। दोनों बेसिक कंडीशन में से इसमें से और इसमें से एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करा देंगे तो वो कहलाएगा रेजिडेंट। ठीक है, अब हम
स्पेशल केस पढ़ते हैं, केस कॉलम नंबर 2 में, अगर वो इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन है और वो ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडिया छोड़ रहा है, मतलब जॉब के लिए या बिजनेस और प्रोफेशन के लिए वो इंडिया छोड़ रहा है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 25-26 में, ठीक है, तो उसके लिए सिर्फ फर्स्ट वाली बेसिक कंडीशन ही चेक करनी है, मतलब उसकी इंडिया में प्रेजेंस होनी चाहिए, एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में प्रेजेंस होनी चाहिए ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है। और सेकंड वाली बेसिक कंडीशन नॉन फंक्शनल हो जाएगी, उसके लिए सिर्फ एक ही बेसिक कंडीशन चेक की जाएगी, ठीक है। अब हम एक और बात समझते हैं, कॉलम नंबर 3। कॉलम नंबर 3 एप्लीकेबल किस पे होगा? इंडियन सिटीजन होना चाहिए, एसएससी मस्ट बी इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को हम डिटेल में समझते हैं, किसको बोला जाएगा? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो आगे दे रखा है आपको, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसको कहा जाएगा? जो खुद या उसके पेरेंट्स में से कोई भी एक एटलीस्ट, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से एटलीस्ट वन अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मा है, ठीक है। वो या तो खुद या उसके पेरेंट्स में से कोई भी एक या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी एक अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मा है, तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएगा। तो या तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, और वो अभी अब्रॉड है, वो इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है, घूमने के लिए आ रहा है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 25-26 में वो इंडिया में विजिट पर आ रहा है, तो उस पर थर्ड कॉलम एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब इसके केस में एक और बात चेक करेंगे, अगर उसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, मतलब फॉरेन सोर्सेस से होने वाली इनकम को छोड़कर, इसका मतलब इंडियन सोर्सेस से होने वाली इनकम अगर उसकी अप टू 15 लाख है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो उसके लिए भी सिर्फ फर्स्ट वाली बेसिक कंडीशन चेक की जाएगी कि उसकी इंडिया में प्रेजेंस होनी चाहिए कम से कम 182 डेज की ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, और इस केस में सेकंड वाली बेसिक कंडीशन नॉन फंक्शनल हो जाएगी, ठीक है। अब हम समझते हैं, अगर उसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, फॉरेन सोर्सेस को छोड़कर, मतलब इंडियन सोर्सेस वाली इनकम चेक करनी है उसकी, अगर वो एक्सीड करे 15 लाख को ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो फिर कैसे डिटरमाइन होगा उस इंडिविजुअल पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस? ये फर्स्ट वाली बेसिक कंडीशन तो एज इट इज है कि उसकी ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इंडियन स्टे होना चाहिए, इंडिया में प्रेजेंस होनी चाहिए एटलीस्ट 182 डेज की, ठीक है। फिर एक बेसिक कंडीशन यहां पर हम और चेक कर सकते हैं, उसके हिसाब से भी रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन हो सकता है, तो उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए एटलीस्ट कितनी? 120 डेज की ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, और रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर पास्ट 4 इयर्स में उसकी 365 दिन की प्रेजेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा कि यहां पर तो दे रखा था 60 डेज और यहां पर दे रखा है 120 डेज, एक डिफरेंस तो ये है, ठीक है। तो अब सुनिए मैंने क्या बोला, उसकी ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इंडिया में प्रेजेंस होनी चाहिए कम से कम 120 डेज, और प्लस उसके रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर पास्ट 4 इयर्स में उसकी इंडिया में प्रेजेंस होनी चाहिए कम से कम 365 दिन, ठीक है। अब अगर ये इस वाली बेसिक कंडीशन से वो रेजिडेंट होना पाया जाता है कि वो रेजिडेंट है, तो वो सीधे ही NOR कहलाएगा, ठीक है, उसे रेजिडेंट माना जाएगा और वो नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट माना जाएगा, ठीक है, तो वो डायरेक्टली NOR बन जाएगा। वैसे हम NOR होना कैसे चेक करते हैं कि वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है? इसके लिए तो हम बेसिक कंडीशंस चेक, एडिशनल कंडीशंस चेक करते हैं। एडिशनल कंडीशन से डिसाइड होता है कि वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, वो OR है या NOR है, इसके लिए तो एडिशनल कंडीशन चेक करनी पड़ती है। लेकिन इस केस में वो पर्सन डायरेक्टली NOR ही कहलाएगा बगैर एडिशनल कंडीशन चेक किए। इस केस में हम एडिशनल कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे और वो डायरेक्टली NOR हो जाएगा, ठीक है। ये कब होगा? जब ये बी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो रेजिडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर बी वाली कंडीशन सेटिस्फाई करा रहा है तो वो रेजिडेंट तो है, बट कौन सा वाला? NOR वाला डायरेक्टली, और उस केस में हमको एडिशनल कंडीशन भी चेक नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, एडिशनल कंडीशंस है क्या, समझ लेते हैं, हमें अभी उसको समझ लेते हैं। सुनिए, एडिशनल कंडीशंस क्या है, उसके लिए हम क्या करेंगे, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर उसके पास्ट 10 इयर्स की हिस्ट्री निकालेंगे। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर उसके पास्ट 10 इयर्स में हम चेक करेंगे कम से कम 2 साल, कम से कम 2 साल वो रेजिडेंट था या नहीं उन इयर्स में।
तो पास्ट 10 ईयर्स में कम से कम 2 साल वो रेजिडेंट होना चाहिए। अब यहाँ प्रेजेंस नहीं लिखा है, क्या लिखा है? रेजिडेंट होना चाहिए। तो उन पास्ट ईयर्स में जाकर हमको चेक करना पड़ेगा कि वो उन पास्ट ईयर्स में बेसिक कंडीशन कोई भी एक सेटिस्फाई करा पा रहा था क्या, क्योंकि बेसिक कंडीशन से ही डिटरमाइन होता है कि वो रेजिडेंट था या नहीं। तो उन पास्ट 10 ईयर्स में, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर पास्ट 10 ईयर्स में हमको जाकर देखना पड़ेगा कि वो पास्ट 10 ईयर्स में से एटलीस्ट 2 ईयर्स में रेजिडेंट था या नहीं। इसका मतलब वो उन पास्ट 10 ईयर्स में कम से कम एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करवा पा रहा था या नहीं करवा पा रहा था। ठीक है, ये चेक करना रहेगा। एक एडिशनल कंडीशन तो ये है कि उसकी वो 2/10 ईयर में रेजिडेंट होना चाहिए। अब एक बात और समझते हैं, उसके रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर पास्ट 7 ईयर्स में हम देखेंगे कि वो उसकी इंडिया में प्रेजेंस होनी चाहिए एटलीस्ट 730 डेज की। तो इन दो एडिशनल कंडीशंस को हम फटाफट बोलते हैं कि वो 2/10 ईयर्स में रेजिडेंट होना चाहिए और उसकी इंडिया में प्रेजेंस होनी चाहिए 730/7 ईयर्स में, उसकी 730 दिन की इंडिया में प्रेजेंस होनी चाहिए। तो इन दो एडिशनल कंडीशंस को हम फटाफट बोलते हैं 2/10 और 730/7। ठीक है, तो ये है एडिशनल कंडीशन। बट इस केस में तो हमको एडिशनल कंडीशन चेक ही नहीं करनी है और वो डायरेक्टली हो जाएगा NOR। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एडिशनल कंडीशंस अगर दोनों सेटिस्फाई करा लेते हैं तो वो OR कहलाएगा। ठीक है, तो दो में से दो अगर वो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करा लेता है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, और अगर दो में से एक सेटिस्फाई कराता है या दोनों ही एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करवाता है तो वो फिर NOR कहलाएगा। लेकिन यहां पर तो हम एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है ये चेक ही नहीं करेंगे और वो डायरेक्टली NOR बन जाएगा। समझे बात? चलिए, अब इस तरीके से रेजिडेंशियल स्टेटस हमको डिटरमाइन करना पड़ता है। अब सुनिए, एक कंसेप्ट है डीम्ड रेजिडेंट, मतलब वो एक्चुअल रेजिडेंट तो नहीं है। एक्चुअल रेजिडेंट तो इन कंडीशन से डिसाइड होता है कि वो रेजिडेंट है या नहीं, एक्चुअल रेजिडेंट है या नहीं। ठीक है, तो वो तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 से डिसाइड होता है कि वो एक्चुअल रेजिडेंट है या नहीं। अब हम समझते हैं सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A, इसमें डीम्ड रेजिडेंट का कंसेप्ट दे रखा है। डीम्ड रेजिडेंट का कंसेप्ट क्या है? कोई पर्सन इंडिया में डीम्ड रेजिडेंट कहलाएगा अगर वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करे। वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और उसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस को छोड़कर उसकी इंडियन सोर्सेस से इनकम अगर एक्सीड कर रही है 15 लाख से ज्यादा है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, और वो किसी और कंट्री में टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है, रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पर या किसी और क्राइटेरिया के बेसिस पर किसी और कंट्री में वो टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है, मतलब वो किसी और कंट्री में एसएससी नहीं है, तो फिर वो हमारा इंडिया का एसएससी है, उसे डीम्ड रेजिडेंट इन इंडिया कहा जाएगा। मतलब वो जो किसी दूसरी कंट्री का नहीं है, वो हमारा पर्सन है, टैक्स इन इंडिया, टैक्स देने के लिए लायबल इंडिया में माना जाएगा। ठीक है, तो वो पर्सन इंडिया किसी दूसरी कंट्री में टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है, तो वो इंडिया में डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है, अच्छा, डीम्ड रेजिडेंट होने का इंपैक्ट क्या है? पहली कंडीशन है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और उसकी इंडियन सोर्सेस से इनकम 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए और वो किसी और दूसरी कंट्री में टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है, तो वो फिर इंडिया का एसएससी कहलाएगा, वो डीम्ड रेजिडेंट इन इंडिया है। अब इस केस में भी उसे डायरेक्टली NOR कहा जाएगा और इस केस में भी हम एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई होना चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, और यहां पर ये डीमिंग प्रोविजन नहीं लगेगा उस इंडिविजुअल पर अगर वो एक्चुअल रेजिडेंट इन इंडिया है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। सिंपल है, अगर वो एक्चुअल रेजिडेंट नहीं है तो ही हम चेक करेंगे कि वो डीम्ड रेजिडेंट है या नहीं। ठीक है, और डीम्ड रेजिडेंट अगर है तो वो डायरेक्टली NOR कहलाएगा और उसके लिए हम एडिशनल कंडीशंस चेक ही नहीं करेंगे। अब बात करते हैं, देखिए इस कॉलम में बात हुई थी कि उसके उसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। ठीक है, तो मतलब इंडियन सोर्सेस से होने वाली इनकम अप टू 15 लाख तक है या 15 लाख से ज्यादा है, अप टू 15 लाख है या 15 लाख से ज्यादा है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो इस बात को हम और डिटेल में समझते हैं कि इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस का क्या मतलब है। ऐसी इनकम जो अक्रू और अराइज होती है, मतलब अर्न की गई है, कमाई गई है आउटसाइड इंडिया, वो इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस कहलाएगा। लेकिन
एक्सेप्शन दे रखा है। ऐसी इनकम जो डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी गई है, इंडिया में कमाई गई मानी गई है एज पर सेक्शन 9, वो इंडियन सोर्सेस की इनकम कहलाएगी। और ऐसी इनकम जिसका जो बिजनेस से हुई है और बिजनेस कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, या ऐसी इनकम जो प्रोफेशन से कमाई गई है और वो प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया है। इसका मतलब इन 3 केसेस में वो इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेस कहलाएगी। तो ये इंडियन सोर्सेस से इनकम कमाई गई मानी जाएगी, इसको इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस नहीं कहा जाएगा। ठीक है, अब हम यहां पर उसकी इंडियन स्टे यानी प्रेजेंस इन इंडिया के दिन काउंट करने में उसका जो इंडिया से डिपार्चर डेट है वो भी इंक्लूड करेंगे, डिपार्चर डेट भी इंक्लूड करेंगे और अराइवल डेट को भी उसका इंडियन स्टे का दिन ही माना जाएगा। मतलब जिस दिन वो इंडिया से गया और जिस दिन वो इंडिया आया वो इंडियन स्टे ही कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं एडिशनल कंडीशंस। हमने समझ ली बेसिक कंडीशन। मैंने आपको क्या बोला कि चेक करना है कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। इसके लिए बेसिक कंडीशन चेक की जाती है। ठीक है, और बेसिक कंडीशन में से वो एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करा ले तो वो रेजिडेंट कहलाता है, और अगर वो एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कराए तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाता है। ये फर्स्ट स्टेज का क्लासिफिकेशन कहलाता है। फिर हम सेकंड स्टेज का क्लासिफिकेशन करते हैं। जब पता पड़ता है कि वो रेजिडेंट है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ये सेकंड स्टेज का क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, इसके लिए हम एडिशनल कंडीशंस चेक करते हैं। ठीक है, और दो में से दो वो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करवा दे तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाता है, या दो में से एक करवाता है या दोनों में से कोई एडिशनल कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करवाता है तो वो फिर NOR कहलाएगा। लेकिन यहां पर हमने समझा कि कुछ केसेस में हम एडिशनल कंडीशंस सेटिस्फाई होना चेक ही नहीं करते हैं। एक तो वो डीम्ड रेजिडेंट वाले पॉइंट में था और एक यहां था कि हम यहां पर भी उसे डायरेक्टली NOR कह देंगे और एडिशनल कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। एक स्पेशल बात, जो शिप के क्रू मेंबर होते हैं उनके लिए ये सेकंड कॉलम काम आता है। ठीक है, तो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम स्पेशल कॉलम है। जिन पर सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम नहीं लगता है उनके लिए इंप्लाइड है कि उनके लिए फर्स्ट कॉलम ही लगेगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं। ये जो क्रू मेंबर है उसके लिए भी सिर्फ पहली वाली बेसिक कंडीशन चेक की जाएगी कि उसका इंडिया में प्रेजेंस कम से कम 182 डेज था ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, अब इसी से कनेक्टेड वो इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, उसके लिए पहली वाली बेसिक कंडीशन चेक करनी है। लेकिन अब इसी बात को आगे और कनेक्ट करते हैं। वो इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है एंड वो फॉरेन बाउंड शिप लिविंग इंडिया का क्रू मेंबर है, तो उसके इंडियन स्टे में कुछ दिन काउंट नहीं होंगे। ठीक है, उसके इंडियन स्टे की मैं क्या कह रहा हूं, कम से कम 182 डेज होने चाहिए उसके इंडियन स्टे के दिन ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अगर ऐसा है तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। लेकिन कुछ दिन उसके इंडियन स्टे के दिन नहीं माने जाएंगे, उसमें से एक्सक्लूड किए जाएंगे कुछ दिन। कौन से दिन? अब अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूं, जितने टाइम तक ये क्रू मेंबर शिप पर था उस शिप वाले डेज उसके इंडियन स्टे के दिन नहीं माने जाएंगे। तो पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। तो कौन से डेज जो शुरू होते हैं फ्रॉम द डेट एंटर्ड इनटू कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जिनकी शिप पर पोस्टिंग होती है ना, उनके लिए एक कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बनता है कि उन्होंने शिप पर एंट्री कब ली। ठीक है, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप, उन्होंने शिप कब ज्वाइनिंग किया। ठीक है, और एंडिंग विद द डेट एंटर्ड इनटू कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ, उन्होंने शिप छोड़ा कब। मतलब शिप की ज्वाइनिंग डेट से लेकर शिप छोड़ने तक के डेज, शॉर्ट में शिप डेज बोल दूं, शिप डेज। ठीक है, तो शिप डेज उसके इंडियन स्टे के दिन नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका इंडियन स्टे का दिन कैलकुलेट करेंगे पूरे, जैसे 365 दिन में मान लेते हैं वो 365 दिन उसके इंडियन स्टे के दिन है, लेकिन इन 365 दिन में से हम एक्सक्लूड कर देंगे उसके शिप वाले डेज। ठीक है, तो फिर चेक करेंगे उसकी इंडिया में प्रेजेंस 182 डेज इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है या नहीं, इस सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से क्रू मेंबर ऑन द शिप उस पर्सन का, उस इंडिविजुअल पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइंड होगा। ठीक है,
चलिए अब आगे समझते हैं। हमने इंडिविजुअल का तो समझ लिया, रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन होगा। अब हम समझते हैं एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस। एचयूएफ का हम कंट्रोल और मैनेजमेंट देखेंगे कि इस एचयूएफ के अफेयर्स का कंट्रोल और मैनेजमेंट कौन करता है, कहां पर है, इंडिया में है या आउटसाइड इंडिया है। अब अच्छे से सुनिए, अगर कंट्रोल मैनेजमेंट होली इन इंडिया है या पार्टली इन इंडिया है, होली इन इंडिया है या पार्टली इन इंडिया है, ये एचयूएफ रेजिडेंट कहलाएगी। ठीक है, और अगर होली आउट ऑफ इंडिया है उसका कंट्रोल मैनेजमेंट, तो फिर वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से किसी एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन होगा। अच्छा, ये तो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट हमने डिटरमाइन किया। अब अगर पता पड़ा कि वो रेजिडेंट है एचयूएफ, तो फिर क्या हम फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे कि एचयूएफ ओआर है या एनओआर है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। यस, हम चेक करेंगे एचयूएफ ओआर है या एनओआर है। इसके लिए क्या चेक करेंगे, हम एडिशनल कंडीशंस चेक करेंगे। और ध्यान से सुनिए, एडिशनल कंडीशन पूरी कराने की जिम्मेदारी कर्ता की है। तो कर्ता 2/10 ईयर्स में इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर पास्ट 10 ईयर्स में वो एटलीस्ट 2 ईयर्स में रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। और एक एडिशनल कंडीशन और सेटिस्फाई करे, वो 730/7 ईयर्स वाली कंडीशन, 730 डेज बाय 7 ईयर्स, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर पास्ट 7 ईयर्स में उसकी इंडिया में प्रेजेंस होनी चाहिए 730 डेज की। ठीक है, तो अगर कर्ता, एचयूएफ का कर्ता ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करा दे तो एचयूएफ कहलाएगी ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। इसका मतलब एचयूएफ को अगर ओआर कहलाना है तो फिर एडिशनल कंडीशन पूरी कराने की जिम्मेदारी कर्ता की है। समझे बात? तो इस तरीके से ये प्रोविजन है। अब हम समझते हैं किसी पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन होगा। इनके लिए सिर्फ रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, फर्स्ट स्टेज का क्लासिफिकेशन ही होगा। ये सेकंड स्टेज का क्लासिफिकेशन कि वो ओआर है या एनओआर है, वो चेक नहीं करना है। तो इनके लिए तो सिर्फ वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, इतना ही चेक करना है। यहां पर भी इनका हम क्या देखेंगे, कंट्रोल मैनेजमेंट देखेंगे। कंट्रोल मैनेजमेंट अगर होली इन इंडिया या पार्टली इन इंडिया है तो ये रेजिडेंट कहलाएंगे इंडिया में, और अगर होली आउट ऑफ इंडिया है तो उस सिचुएशन में वो नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। ठीक है, इसका मतलब जिस तरीके का पैटर्न यहां था सेम टू सेम यहां दे रखा है, नो चेंज। अब हम कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना समझते हैं। कंपनी के लिए क्या देखेंगे, कंट्रोल मैनेजमेंट देखेंगे क्या? नहीं, उनके लिए प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट देखेंगे। शॉर्ट में बोलेंगे पोयम देखेंगे, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पोयम देखेंगे कंपनी की। अब ध्यान से सुनिए, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब है जहां पर की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजंस लिए जाते हैं। कंपनी के बिजनेस कंडक्ट के लिए जो डिसीजन जरूरी है इन सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंशियल डिसीजन मेकिंग कहां होती है, जिस प्लेस पर होती है वो कहलाएगा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, अब एक खास बात समझते हैं हम, एक इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगी। उसका पोयम कहीं पर भी हो, उसका पोयम होली इन इंडिया हो या होली आउट ऑफ इंडिया हो, पार्टली इन इंडिया हो एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया हो, एक इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगी। और जो कंपनी अदर देन इंडियन कंपनी है, अब यहां पर ध्यान से समझना, होली इन इंडिया उसकी पोयम है तो ही वो रेजिडेंट इन इंडिया है, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, अब रेजिडेंशियल स्टेटस का क्या इंपैक्ट पड़ता है। रेजिडेंशियल स्टेटस का इंपैक्ट पड़ता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स पर, मतलब टैक्स बर्डन कितना पड़ेगा। किसी पर्सन के लिए सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी इंडिया में, या फॉरेन इनकम भी इंडिया में ही टैक्सेबल होगी, मतलब इंसिडेंस ऑफ टैक्स कितना पड़ेगा, इसका सेक्शन है सेक्शन 5। तो इंडियन इनकम की गवर्नमेंट ने डेफिनेशन दे रखी है और ये इंडियन इनकम के 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। ये सब इंडियन इनकम कहलाएगा। जो इनकम इंडिया में रिसीव हुई है, कमाई फॉरेन में गई है लेकिन उसको इंडिया में रिसीव करने की गलती कर ली तो वो इंडियन इनकम कहलाएगी। फिर वो इनकम जो डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, मतलब क्या, कमाई भी फॉरेन में, रिसीव भी फॉरेन में की, लेकिन उसको इंडिया में कमाया, इंडिया में रिसीव होना मान लिया जाएगा। कमाई भी फॉरेन में, रिसीव भी फॉरेन में की है, लेकिन उसको इंडिया में रिसीव होना मान लिया जाएगा। इसका एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपके लंदन में एक हाउस प्रॉपर्टी है,
वहां पर आपने एक टीनेंट को अपना प्रॉपर्टी किराए पर दे रखा है, आपको रेंटल इनकम उससे मिलती है। आपने उस टीनेंट को इंस्ट्रक्शन दिया कि लंदन में मेरे इंडियन बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है, तो तुम यूं करना कि तुम मुझे जो रेंट दोगे वो मेरे उस इंडियन बैंक के फॉरेन ब्रांच जो लंदन में है उसी में ही जमा करा देना। ठीक है, तो वो रेंट कहां रिसीव हो रहा है? वो रेंट रिसीव हो रहा है इंडियन बैंक की फॉरेन ब्रांच में, तो भी वो इंडिया में डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा और वो इंडियन इनकम कहलाएगा। और सुनिए, इंडियन इनकम सबको टैक्सेबल होगी, चाहे ओआर हो, चाहे एनओआर हो, चाहे एनआर नॉन रेजिडेंट हो, इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल। ठीक है, और जो इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया है, मतलब इंडिया में अर्न है, इंडिया में कमाई गई है, वो तो इंडियन इनकम है ही। और इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, वो इनकम जो इंडिया में कमाई गई मान ली जाएगी, डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मान ली जाएगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सुनिए, ये जो इंडियन एम्बेसडर होता है, मान लीजिए वो इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और वो यूएस में इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको पोस्टिंग दे रखी है, तो एक इंडियन एम्बेसडर यूएसए में अपॉइंटेड है, वो इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और वो पूरे 12 महीने यूएसए में ही रह रहा है, तो वो इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट हो गया। लेकिन उसको इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट से सैलरी मिल रही है, ये उसकी सैलरी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी और इंडियन इनकम कहलाएगी। और इंडियन इनकम सबको ही टैक्सेबल होती है। ठीक है, चाहे ओआर हो, चाहे एनओआर हो, चाहे एनआर हो, सबको ही टैक्सेबल होती है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने इंडियन इनकम की ये जो डेफिनेशन बनाई है, ये बहुत ही चालाकी से बनाई है। अब सुनिए, फॉरेन इनकम का मतलब क्या है? जो इंडियन इनकम नहीं है वो फॉरेन इनकम है। ठीक है, तो अब अगर एसएससी इंडिविजुअल एचयूएफ है तो उसकी 3 कैटेगरीज हो सकती है। वो रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा उसका? या तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या नॉन रेजिडेंट है। सुनिए ध्यान से, उस किसी भी पर्सन की इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी ही, चाहे वो ओआर हो, चाहे एनओआर हो, चाहे एनआर हो, वो सबको टैक्सेबल है। तो इंडियन इनकम टैक्सेबल टू ऑल। अब फॉरेन इनकम की बात करते हैं। फॉरेन में बिजनेस इनकम हुई, मतलब बिजनेस फॉरेन में, और बिजनेस का कंट्रोल होली और पार्टली फ्रॉम इंडिया होता है। बिजनेस आउटसाइड इंडिया है लेकिन उसका कंट्रोल इंडिया से होता है। ठीक है, अब मैं फॉरेन इनकम के लिए याद करने की टेक्निक आपको बता देता हूं, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर ओआर है वो पर्सन, तो फॉरेन इनकम भी उसकी इंडिया में ही टैक्सेबल होगी। सिंपल, ओआर पर्सन की इंडियन इनकम तो इंडिया में टैक्सेबल है ही और उसकी फॉरेन इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल है, क्योंकि ऑर्डिनरी रेजिडेंट की ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है, इंडियन इनकम एज वेल एज फॉरेन इनकम। ठीक है, अच्छा, अब एनआर के लिए समझते हैं। लास्ट वाला कॉलम, उसकी सिर्फ इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, उसकी फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी ही नहीं। ठीक है, तो ओआर की तो हमने देखा फॉरेन इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल है, और नॉन रेजिडेंट की फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, उसकी सिर्फ इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। अब ध्यान से समझना, हम बात समझने वाले हैं एनओआर के लिए। एनओआर के लिए देखो, इंडियन इनकम तो सबको ही टैक्सेबल है, तो एनओआर को भी टैक्सेबल है। अब ध्यान से समझना, अब यहां जो प्रोविजन दे रखे हैं ना, वो हम डिटेल में पढ़ते हैं। फॉरेन इनकम है, फॉरेन में बिजनेस है, ठीक है, लेकिन उस बिजनेस का कंट्रोल होली और पार्टली फ्रॉम इंडिया होता है, मतलब उसका कुछ कनेक्शन इंडिया से है, तो वो फॉरेन इनकम है बट टैक्सेबल इंडिया में होगी। बिजनेस फॉरेन में है लेकिन उसका कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, ठीक है, तो इंडियन कनेक्शन साबित हो रहा है, तो ये फॉरेन इनकम है ऑल दो, लेकिन इंडिया में टैक्सेबल होगी। फिर इफ इट इज बिजनेस फ्रॉम प्रोफेशन विच इज सेटअप इन इंडिया, ये क्या बोल रहे हैं? प्रोफेशनल डिग्री फॉरेन की है, बट उसके बेसिस पर प्रोफेशनल सर्विस इंडिया में दे रहे, प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया है, तो इसका भी इंडिया से कुछ कनेक्शन है, इस इनकम का भी, तो ये भी टैक्सेबल इन इंडिया होगी। अब समझना, बिजनेस इनकम है आउटसाइड इंडिया की है और बिजनेस का कंट्रोल भी आउटसाइड इंडिया से हो रहा है, तो इंडिया से कोई कनेक्शन ही नहीं है ना, तो फिर ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। फिर इनकम प्रोफेशनल इनकम है और वो डिग्री भी, प्रोफेशनल डिग्री भी आउटसाइड इंडिया की है और वो प्रोफेशन भी सेटअप आउटसाइड इंडिया हुआ है,
इंडिया से कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो अगेन ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। इसके अलावा और कोई फॉरेन इनकम हो जैसे रेंट, इंटरेस्ट वगैरह, तो वो फॉरेन इनकम है ना, एनओआर को इंडिया में टैक्सेबल नहीं होंगे। तो फॉरेन इनकम है और इन दो केसेस में हमने देखा इंडिया से कनेक्शन था तो एनओआर के लिए ये टैक्सेबल हो जाएंगे, और इन केसेस में इंडिया से कनेक्शन नहीं था तो इन केसेस में वो फॉरेन इनकम है, इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, अब पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एओपी के लिए समझते हैं। रेजिडेंट की इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम सब टैक्सेबल होंगी इंडिया में। ठीक है, और नॉन रेजिडेंट की सिर्फ इंडियन इनकम ही इंडिया में टैक्सेबल होगी। अब एक और बात समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन, किसी पर्सन का बेटा आउटसाइड इंडिया कमाने गया, फॉर एग्जाम्पल जॉब के लिए गया। अब वो पर्सन, वो बेटा अपने फादर के मंथली एक्सपेंसेस मीट आउट करने के लिए इंडिया में पैसा भेजता है। सन ने वो इनकम फॉरेन में कमाई, फॉरेन में ही रिसीव की, लेकिन वहां पर वो इनकम कमाने के बाद वो इंडिया में भेज रहा है अपने फादर को, तो ये रेमिटेंस है। तो वो इनकम अर्न की गई आउटसाइड इंडिया, सन ने रिसीव भी आउटसाइड इंडिया की, सन ने अर्न की और रिसीव भी उसने आउटसाइड इंडिया की, लेकिन बाद में उस इनकम को उसने ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इंडिया में रेमिट किया, तो क्या उसको इंडिया में टैक्सेबल किया जाए? नहीं, रेमिटेंस इनकम नहीं होती है। इसलिए ये वो पर्सन भले ही ओआर हो चाहे एनओआर हो चाहे एनआर हो, वो रेमिटेंस तो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। अब एक सीबीडीटी का छोटा सा सर्कुलर समझते हैं। कोई सी फेरर है, सी फेरर मतलब एम्प्लॉय ऑफ शिपिंग कंपनी, वो नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, और वो सर्विसेज दे रहा है कहां पर? फॉरेन गोइंग शिप पर, वो शिप पर अपनी सर्विसेज दे रहा है, नॉन रेजिडेंट है, फॉरेन गोइंग शिप पर वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, उस पर चाहे इंडिया का झंडा लगा है या फॉरेन का झंडा लगा है, ठीक है, बट वो सर्विसेज कहां दे रहा है? शिप पर सर्विसेज दे रहा है। एसएससी नॉन रेजिडेंट है और वो एम्प्लॉय है किसी शिपिंग कंपनी का, ठीक है, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं क्रू मेंबर है, क्रू मेंबर, ठीक है। अब इसको अपनी सैलरी रिसीव हुई, किसमें रिसीव हुई? इसने किसी इंडियन बैंक में नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल एनआरई अकाउंट मेंटेन कर रखा है। इंडियन बैंक में उस नॉन रेजिडेंट ने एनआरई अकाउंट मेंटेन कर रखा है। एनआरई का फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। तो उसकी सैलरी डायरेक्टली इंडियन बैंक के इस एनआरई अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। तो क्या मैं ये मानूं कि ये इनकम रिसीव इन इंडिया है? क्या मैं ये मानूं कि ये इनकम तो इंडिया में रिसीव हो गई तो ये इंडियन इनकम हो गई और इंडियन इनकम टैक्सेबल टू ऑल, और नॉन रेजिडेंट है तो उसको भी ये इंडियन इनकम मानकर मैं उसको इंडिया में टैक्सेबल कर दूं क्या? तो यहां पर सीबीडीटी ने सर्कुलर इशू किया सिर्फ इस ग्राउंड पर कि इसकी सैलरी क्रेडिट इंडियन बैंक के एनआरई अकाउंट में हुई है, सिर्फ इस ग्राउंड पर इसको ये सैलरी रिसिप्ट बेसिस पर इंडिया में टैक्सेबल नहीं की जाएगी। इसका मतलब इस नॉन रेजिडेंट सी फेरर की सैलरी जो एनआरई अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो गई है वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।